नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारी उत्तराखंड 10 मिनट शो सीरीज में एक और नई क्लास शामिल हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं के कमिश्नर तथा उनके शासनकाल में दो सूची दे रखी हैं। इसमें पहला का जो है सूची 1 में कमिश्नर दे रखे हैं और सूची 2 में जो है कार्यकाल दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा कमिश्नर किस कार्यकाल में रहा। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, कुमाऊं में टोटल हैं कितने 23 कमिश्नर रहे हैं। अगर इनकी बात करें, इन 23 में से इनका जो क्रम है, जो कर्नल गोबान हैं ये तीसरे नंबर के रहे, जो बेटन हैं ये रहे हमारे पास 5वें नंबर के, जो हेनरी रैमजे हैं ये 6ठे नंबर के, और जो फिशर हैं ये 7वें नंबर के रहे। ठीक है ना, ये कौन से नंबर के रहे? 7वें नंबर के रहे। कर्नल गोबान के कार्यकाल की बात करें तो ये मिलान थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 1836 से 39 तक। बेटन की बात करें, बेटन का जो कार्यकाल है 1848 से 56 तक। ठीक है ना, और हेनरी रैमजे की बात करें तो ये 1856 से 84 तक रहे, और जो फिशर हैं ये 1884 से 85 तक रहे। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गोबान के बारे में बात करें तो गोबान जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किया था? बाल क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी। बाल क्रय विक्रय, ठीक है ना, बाल क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी। और इन्होंने 1837 में सदर अमीन का पद, सदर अमीन का पद इन्होंने जो है बनाया था। ठीक। बेटन की बात करें तो बेटन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 20 साला बंदोबस्त। ठीक है ना, 20 साला बंदोबस्त, 20 साला बंदोबस्त। ठीक है ना। हेनरी रैमजे की बात करें तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के समय को जो कुमाऊं कमिश्नर है वो रैमजे, आप यहां पर देख सकते हैं 1856 से 84 तक है। तो 1857 की क्रांति के समय जो है कमिश्नर कौन है? ये रैमजे है। और फिशर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, बस इसका जो क्रम है, क्रम पूछ सकता है आपसे, तो 7वें नंबर का जो कुमाऊं कमिश्नर है वो कौन है? वो है कमिश्नर फिशर। टोटल 23 है हमारे पास कुमाऊं कमिश्नर, जिसमें से जो 23वां है वो है डब्ल्यू फिनले। ठीक है ना, ये है। और एक अन्य भारतीय बनते जिनका नाम है KL मेहता। जो भारतीय हैं उनका नाम है KL मेहता। ठीक है ना, इनको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। KL मेहता जो है भारतीय हैं, बाकी 23 हैं। 23 का क्रम कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची, इसमें भी सेम सूची हमें दे रखी है 2, जिसमें एक सूची में किले हैं और दूसरी सूची में संबंधित राजा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आयोग अब जो है पूछना शुरू कर रहा है, क्योंकि पहले का पैटर्न अगर हम देखें उसमें सिर्फ सिंपल पूछ देता है खगमरा किसने बनाया है, खगमरा किला किसने बनाया है। इसमें आपका जो पैटर्न है उसमें थोड़ा आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले खगमरा किला है, लाल मंडी का किला है, मल्ला महल का किला है और राजमोहन किला है। तो खगमरा किला का जो निर्माण कराया था ये भीष्मचंद के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। लाल मंडी का किला जो है कल्याण चंद में थोड़ा आपको बस एक नाम इसमें ऐड करना है, बालो कल्याण चंद। बालो से आपको थोड़ा याद रहेगा, बालो कल्याण चंद में आप बाल याद रख सकते हैं, और बाल किसी व्यक्ति के आप देखते हैं बाल कैसे होते हैं? लाल। तो बालो कल्याण में बाल आपको ध्यान रखना है, और लाल मंडी किले में आपको लाल ध्यान रखना है। तो बालो कल्याण चंद क्या हो जाएगा? लाल मंडी का किला। मल्ला महल का निर्माण जो है ये रुद्रचंद द्वारा किया गया था, और राजभूंग का किला जो है सोमचंद के द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। सोमचंद जो है चंद्रवंश का क्या है? संस्थापक माना जाता है। थोड़ा आप बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो A का 1, B का 2, A का 1, B का 2, C का 4 है और D का 3 है, यानी कि ऑप्शन जो A है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये संबंधित किले और उनके राजाएं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में 2 सूचियां दे रखी हैं, यानी कि यहां पर हमारे पास अधिवेशन है और यहां पर हमारे पास कौन है? ये हैं आपके अध्यक्ष।
तो सबसे पहले एक शब्द आ रहा है कुमाऊं परिषद। इसके बारे में बताऊं तो कुमाऊं परिषद की जो है स्थापना 1916 में होती है, ठीक है ना। इसके टोटल कितने अधिवेशन होते हैं? टोटल 6 अधिवेशन होते हैं। छठे अधिवेशन में जो है इसका जो है विलय हो जाता है, विलयकरण हो जाता है, ठीक है ना। ये भाई इसकी, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे जो है आपको ये कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं। आपको थोड़ी ट्रिक ध्यान रखनी है। जय तारा तारा बद्री हर बद्री लाल, हर बद्री लाल। यहां से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी। दूसरे की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, ठीक है ना। तीसरे की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये है, थोड़ा आपको ध्यान रखना, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है ना। ये है बद्री दत्त जोशी, ठीक है ना। जो फोर्थ है, फोर्थ की अध्यक्षता कर रहे हैं हरगोविंद पंत, हर गोविंद पंत, ठीक है ना। जो पांचवा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करते हैं, पांचवे की करते हैं बद्रीदत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे, ठीक है ना। और जो आखिरी बचता है, जो छठे वाला अधिवेशन बचता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल। तो इस ट्रिक से जो है आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक से आप 6 के 6 अधिवेशन आराम से याद कर सकते हैं। जय तारा बद्री हर बद्री लाल। तो पहले की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जयदत्त जोशी, यानी प्रथम की अध्यक्षता कौन रहे हैं? जयदत्त जोशी। दूसरे की अध्यक्षता कौन है कर रहे हैं? तारादत्त गैरोला, ठीक है ना। तीसरे की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बद्रीदत्त जोशी कर रहे हैं। और जो चतुर्थ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हर गोविंद पंत। यानी कि पहले का है 4, दूसरे का है 3, ठीक है ना। 4 और 3 इसमें, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तीसरे का है 2 और चौथे का है 1, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। कुमाऊं परिषद के जो है अधिवेशन पूछता है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये होता है 1917 में, ये होता है 1918 में, ठीक है ना। ये 1919 में होता है, ठीक। ये 1920 में होता है, ठीक। ये होता है जो पांचवे वाला है, ये 1923 में होता है, और ये वाला 1926 में होता है। इसको बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 17, 18, 19, ठीक है ना, 20, 23 और 26, ये बात आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपति शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार, ठीक है ना। जो उसके दरबारी कवि थे उन्होंने जो रचनाएं करी हुई हैं, ठीक है ना। रचनाएं इस तरफ हैं और कवि क्या है? इस तरफ है। हमको बताना है कौन सी रचना किस कवि के द्वारा की गई, ठीक। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास जटाधर, ठीक है ना। जटाधर को जटाशंकर भी बोला गया है, जटाशंकर, ठीक है ना। जटाधर को जटाशंकर भी बोला गया है। इनकी जो रचना है उसका नाम है फतेह शाह कर्ण, ठीक है ना, फतेह शाह कर्ण, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रतन कवि की जो रचना है उसका नाम है फतेह प्रकाश, ठीक है ना, फतेह प्रकाश। फिर रामचंद्र की जो रचना है वो है फतेह शाह यशोवर्णम, ठीक है ना, फतेह शाह यशोवर्णम। और सुखदेव की रचना है व्रत विचार, ठीक। ये जो सारे कवि हैं ये फतेह शाह के दरबारी कवि हैं, जो कि फतेह शाह के लिए क्या लगते हैं? अलग अलग प्रकार के ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है ए का 2 बी का 1, ठीक है ना। ए का 2 इधर है, बी का 1 इधर है, ठीक। सेम ऐसे ही सी का 3 है और डी का क्या है? 4 है, ठीक। ए का 2 बी का 1, ठीक, सी का 3 बी का 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सूची, इसमें भी सेम सूची, एक तरफ हमारे पास दर्रा है, दूसरी तरफ ये दर्रा कहां पर स्थित है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है श्रीरंगकंठ दर्रा। श्रीरंगकंठ दर्रा जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है,
तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शृंखकर्ण दर्रा ये, ठीक है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। वैसे ही लाजपत दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में है, ठीक है ना, थोड़ा आपको बात ध्यान रखनी है। लेलंग जो दर्रा है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, ठीक है, और सुंदरडूंगा जो दर्रा है ये चमोली और बागेश्वर के बीच में है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं आपको थोड़ा ध्यान होने चाहिए, कौन सा दर्रा किन किन प्रदेशों के या जिलों के बीच में है, ठीक। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 इधर है, बी का 1 इधर है, ठीक है ना। सी का जो है 4 है और डी का क्या है 3 है। सी का 4 बाबू थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है ना। सी का 4 और डी का क्या है 3, तो ये वाला जो ऑप्शन डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन और किसी में नहीं है, ठीक है ना। ए का 2 बी का 1 इस किसी में नहीं है, तो इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लेंगे। ए का 2 बी का 1 सी का जो है 4 और डी का क्या है 3, ठीक है। बाकी जो है इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियों का जो है क्रमशः, यानी कि हमें क्रम बताना है ऊंचाई के अनुसार, ठीक। सबसे पहले चोटियों की अगर हम ऊंचाई देखें तो नंदा देवी 2 शब्द है, एक नंदा देवी पश्चिमी है, एक नंदा देवी पूर्वी है। नंदा देवी जो पश्चिमी है वो राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी है, नंदा देवी पूर्वी है जो राज्य की जो है सर्वोच्च चोटी तो है पर नंदा देवी से छोटी है, ठीक है ना। तो नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी, मतलब आगे मैं थोड़ा समझाना चाहूं तो ये नंदा देवी पश्चिमी है, इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का पाथ होता है, और दूसरी चोटी नंदा देवी पूर्वी, यानी कि जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर का है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पश्चिमी है नंदा देवी, और ये क्या है नंदा देवी पूर्वी है, ठीक है ना। इसकी हाइट है 7817, इसकी हाइट जो है ये है 7343, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, 7343 जो है ये नंदा देवी पूर्वी की हाइट है। तो नंदा देवी आप थोड़ा हाइट देखेंगे, नंदा देवी जो है 7817, फिर आ रहा है कामेट की हाइट है 7756, ठीक है ना। फिर नंदा देवी पूर्वी 7343, ठीक है ना। फिर बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ पर्वत है इसकी ऊंचाई है 7140, ठीक है ना। तो एक बार मैं सबको क्रम लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने में आसानी हो। सेम ऐसे ही इसकी हाइट 7343, 7140, और ये कामेट हो गया 7756। इसको देखें तो अगर हम 7343, नंदा देवी को हम पश्चिमी हम कह रहे हैं, नंदा देवी पश्चिमी की हाइट, त्रिशूल पर्वत की हाइट थोड़ा आप ध्यान रखेंगे 71, ठीक है ना, 71, इसकी हाइट है 7120, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। कामेट 7756, ठीक है, सेम कामेट 7756, त्रिशूल 7120, नंदा देवी 7817 और बद्रीनाथ 7140। तो ये सारे पर्वत थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये सब पता चल गया होगा कि सीक्वेंस में कौन सा है। नंदा देवी उससे छोटा कामेट, उससे छोटा नंदा देवी पूर्वी, उससे छोटा है बद्रीनाथ पर्वत। इसमें आप देखो ये इससे छोटा है, पर यहाँ पर ये पहले आ गया बाद में आ गया, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है घटते क्रम में है, ठीक है ना। ये कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊंचाई का घटना क्रम है बेसिकली, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल पास दर्रा, इंपॉर्टेंट है। ट्रेल पास दर्रा की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, ठीक। तो खोज में उनकी मदद किस स्थानीय निवासी ने करी थी, हमें इसका उत्तर दिखाना। तो पहला है गोरा सिंह, दूसरा है कल्याण सिंह रावत, तीसरा है मलक सिंह और चौथा है मोहन जोशी। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए जो ट्रेल पास है जिसको कमिश्नर ट्रेल के नाम पर बोला गया है, उसकी खोज जो है ट्रेल द्वारा की गई थी और उसकी सहायता करी थी किसने, मलक सिंह जी ने करी थी, ठीक है ना। मलक सिंह जी द्वारा जो है उसकी सहायता करी गई थी। थोड़ा आपको बात ध्यान रखनी। बात करें कमिश्नर ट्रेल की, तो पहला क्वेश्चन कमिश्नर पे था, तो मैंने बताया था पहला कमिश्नर आपको ध्यान रखना है गार्डनर। ये जो ट्रेल है ये दूसरा कमिश्नर है, ठीक है ना, दूसरा कमिश्नर। टोटल 23 मैंने आपको बताए थे, उसमें से दूसरा है। ट्रेल ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य कराए हैं, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्या कार्य कराए हैं, 1815 में डाक व्यवस्था,
डाक व्यवस्था, ठीक है ना। 1816 में अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल, ठीक है ना। 1819 में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, 9 पटवारी, 9 पटवारी की नियुक्ति ये करता है, ठीक है ना। वैसे ही 1829 में ये इंपॉर्टेंट कार्य करता है, सती प्रथा, सती प्रथा का जो है उस टाइम जो है अंत करता है, ठीक है ना। 1824 में डबल लॉक व्यवस्था, डबल लॉक व्यवस्था, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1822 में 2 इंपॉर्टेंट कार्य हैं, सबसे पहले आबकारी विभाग, आबकारी विभाग, ठीक है ना। सेम 1822 में ही जो है खच्चर सेना, खच्चर सेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो कि टेल द्वारा किए गए हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 2 दी गई हमारे पास और हमें बताना है कि कौन सा सही। सूची 1 में हमारे पास आपदा है और सूची 2 में जो है उनका कालक्रम यानी समय बता रखा है, ठीक है ना। पौड़ी भूस्खलन, ठीक है ना, जोशीमठ, हेलंग और कर्णप्रयाग, ठीक, इनका जो ईयर है हमें थोड़ा देखना है। तो जो पौड़ी जो भूस्खलन है वो आया है, कब आया था, ये 1816 में आया था, तो पहले का ए हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो जोशीमठ भूस्खलन है ये 1842 में आया था, थोड़ा आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर हेलंग जो भूस्खलन है ये 1906 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कर्णप्रयाग जो भूस्खलन है ये 1965 में, यानी जो चारों जो भूस्खलन मैंने आपको लिखवाए हैं ये इंपॉर्टेंट जो है सारे भूस्खलन है, और तिथि भी इसको आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें तो आपका ऑप्शन सारे सीक्वेंस वाइज ही हैं, 1 2 3 4, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। भूस्खलन, भूस्खलन को मतलब आप समझते ही होंगे कि लैंडस्लाइड यानी कि भूमि का अपने स्थान से खिसक जाना ही क्या है, भूस्खलन है, जो कि उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, उत्तराखंड में कौन सी आपदा सर्वाधिक आती है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में सर्वाधिक आपदा आती है भूस्खलन, जबकि सर्वाधिक जो है नुकसान कौन सी आपदा पहुंचाती है वो है भूकंप। तो दोनों क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य, ठीक है ना, है, हमें कूट के माध्यम से बताना है। इन चारों में से कौन से कथन सत्य है हमें थोड़ा बताना है। सबसे पहला है यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि सही है, ठीक है। जो नैनीताल झील है ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बलिया नाला जो है इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से निकलता है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है, पुराणिक ग्रंथों में जो है बोला जाता है कि यहां पर जो है सती के आंसू गिरे, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यह कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, जो कि गलत है, ठीक है ना। ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है बलिया 2000 जो है मीटर की ऊंचाई पर है, बलिया नाला थोड़ा ध्यान रखना है, और सती के जो आंसू हैं उससे ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है, तो चमोली जनपद में स्थित नहीं है, हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऋषि कुंड, हेम कुंड, होम कुंड और पार्वती कुंड, ठीक है ना। तो अगर मेरी पहली क्लास इसी सीरीज की आपने देखी होगी तो आपने नोटिस करा होगा मैंने पार्वती कुंड पर एक क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखिए, तो उसमें आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो शुरू के जो 3 कुंड दे रखे हैं, ऋषि कुंड, हेम कुंड और होम कुंड, ये तीनों चमोली में पड़ते हैं, चमोली में पड़ते हैं। जबकि जो पार्वती कुंड है ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती कुंड। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि पार्वती कुंड में यानी पार्वती ताल में किस पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसको आप कमेंट करेंगे। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।